हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए आपके पास साइंस था जो सब्जेक्ट है, उसमें फिज़िक्स मतलब भौतिक विज्ञान, और इसका हम पढ़ा रहे थे पुस्तक जो अपने पास बुक है अरिहंत की। ठीक है, तो उसमें हम पढ़ा रहे थे, कुछ बता रहे थे, कुछ समझा रहे थे। चैप्टर का नाम था समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। हम इसी ही को बता रहे थे, प्रयास कर रहे थे कि आपको थोड़ा बहुत तो हम समझा पाएँ। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कलर बहुत अच्छा नहीं मिल रहा है मुझे, ये भी नहीं सही है, ब्लैक। चलो ठीक है, चलाते हैं। तो इसमें हमने पूरे जो भी आपका अध्याय है इसको तो हमने कवर कर लिया था। अभी हम प्रश्नोत्तर पर चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परीक्षा अभ्यास। यहाँ अध्याय से संबंधित सभी संभावित प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों का अभ्यास करके, याद करके छात्र अभ्यास से संबंधित किसी भी प्रकार के उत्तर दे पाएंगे। ये रहा मामला, आपको जो कुछ भी मैंने बता दिया। अब देखिए, इस प्रश्नों के जो है उत्तर वो आपके पुस्तक में ही साथ लिखे गए हैं, और जिन प्रश्नों के उत्तर लंबे हैं उनको बता दिया गया कि इस पेज पर आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर भी एक अभ्यास हेतु हम इसे पढ़ते हैं, उत्तर देते हैं, ताकि आपको लगे हाथों याद होता रहे। ठीक है, आपको मेहनत उतनी ज़्यादा ना करनी पड़े। आपको बस वीडियो देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और बस पढ़ाई आपकी चलती रहेगी। तो बहुविकल्पीय प्रश्न है, 1 नंबर के प्रश्न होते हैं। अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, वो बारे में आपसे पूछा जा रहा है। अदीप्त मतलब जिनके पास खुद का प्रकाश ना हो। दीप्त मतलब चमकने वाला, अदीप्त मतलब ना चमकने वाला। अदीप्त का मतलब होता है ना चमकने वाला, खुद का प्रकाश जिसके पास ना हो, मतलब सॉरी, इसमें थोड़ी सी गलती मैं बता रहा हूँ। ना चमकने वाला हालांकि गलत है, चंद्रमा खुद चमकता है, लेकिन एक प्रकार से जोड़ना आपको होता है ताकि आपकी चीज़ें याद रहें कि जो दीप्त होता है वो सूरज तारे होते हैं, अदीप्त होता है वो चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा एक अदीप्त प्रकाश स्रोत है, क्योंकि चंद्रमा स्वयं के प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। तो उत्तर आपको मिल गया है। ऐसे ही आगे हमें बढ़ते रहना है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? प्रकाश की चाल आपको याद रखनी होती है, हमेशा याद रखनी होती है, बहुत ज़ोरदार तरीके से याद रखनी होती है। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जो दिखाई दे रहा है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। लगभग इतनी ही वायु में होती है, हवा में थोड़ी सी कम होती है, वायु में इससे थोड़ी कम होती है, पर लगभग में इतना ही मान लिया जाता है। पर निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसको कभी कभी किलोमीटर प्रति घंटे या किलोमीटर प्रति सेकंड में भी मापने की बात की जाती है, मतलब ऑप्शन दिया जाता है। पर फिलहाल आपको यहाँ पे सब कुछ मीटर प्रति सेकंड में है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आपका सही जवाब है। ठीक, अब ओके, ठीक है, अगला देखेंगे। इसमें कह रहे हैं प्रकाश की तरंग दैर्ध्य परास क्या होता है। सबसे पहले तो प्रकाश जो है आप जानते ही हैं। तरंग दैर्ध्य मैं आपको समझा दूं, ये जो प्रकाश होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। जब आप पानी में पत्थर डालते हैं तो लहर ऐसे ऐसे जाती है, आप समझ रहे होंगे, लहर जाती है। ठीक है, ऐसे ही जाती है। तो हम ये मान के चलते हैं, मतलब प्रकाश भी ऐसे ही चलता है। ठीक, इसमें जो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे श्रृंग कहते हैं, नीचे वाले गड्ढे को गर्त कहते हैं। अब श्रृंग से श्रृंग की दूरी को तरंग दैर्ध्य कह सकते हैं, गर्त से गर्त की दूरी को एक तरंग दैर्ध्य कह सकते हैं। तो तरंग दैर्ध्य इससे कहा जाता है। अब तरंग दैर्ध्य की जो लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इसे डायरेक्ट सीधी वाली डिस्टेंस जो होती है, सॉरी यहाँ, हाँ ठीक है, तो इसी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और ये तरंग दैर्ध्य की जो लंबाई होती है वो कुछ लोग मीटर में नाप लेते हैं। हालांकि मीटर जो है भैया बहुत बड़ी इकाई है, और प्रकाश जो होते हैं इतना हल्की, इतनी छोटी लंबाई में, मतलब उसकी ये जो श्रृंग से श्रृंग की जो दूरी है इतनी छोटी होती है, इतनी पतली, इतनी बारीक होती है कि मीटर में तो नाप ही नहीं सकते। तो मीटर से सब बहुत छोटा इकाई ली जाती है। ये जो एंगस्ट्रॉन होता है ना, एक एंगस्ट्रॉन, एक ऊपर बूंदी लगा है एंगस्ट्रॉन, तो इसके बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। उसमें 8000 एंगस्ट्रॉन है, तो 8000, सॉरी 18 लिख दिया मैंने गलती से, 8000 गुणित 10⁻⁻10 मीटर कहेंगे, तो ये 8000 एंगस्ट्रॉन होता है। वो समझ में आया? तो भैया ये जो जानकारी मैंने दी है, ये आपको अगर समझ में आई तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो इग्नोर मारो इसे। कोई ज़रूरत नहीं है इसको याद करने की कि तरंग दैर्ध्य क्या होती है, एंगस्ट्रॉन क्या होता है, 8000 क्या होता है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, परास बता देते हैं। परास का मतलब हिंदी, परास तो हिंदी होता है, अंग्रेजी में उसे रेंज कहा जाता है। रेंज की स्पेलिंग भी मुझे नहीं आती, RANG होता है शायद, क्या या RENG,
भगवान जाने क्या होता है। परास का मतलब होता है रेंज, रेंज मतलब पहुँच, पहुँच मतलब कितनी मैक्सिमम हो सकती है और कितनी मिनिमम हो सकती है, ठीक है। या फिर बहुत स्पेसिफिक होकर बात करें तो औकात की बात कर रहे हैं, कितना औकात है। तो जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का परास का मतलब हो गया कि उसकी तरंग दैर्घ्य की लंबाई कितनी हो सकती है, तो 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन के बीच हो सकती है। तो तरंग दैर्घ्य के परास के बारे में मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। चलो ठीक है, तो चलो ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से पारभासक, पारभासक जिसको अल्प पारदर्शी, अल्प पारदर्शी, बहुत गंदी राइटिंग में लिख रहा हूँ, अल्प पारदर्शी माने पारभासक माध्यम कौन सा है? वायु नहीं है, कांच नहीं है, दीवार नहीं है, तो घिसा हुआ कांच या फिर तेल लगा कागज़ जो होता है, ये जो होता है वो आपके होते हैं पारभासक माध्यम। हमने हाई स्कूल में तो नहीं पर 7वीं 8वीं में पारभासक को अल्प पारदर्शी पढ़ा था, जिसमें घिसा हुआ कांच तेल लगा हुआ कागज़ हुआ करता था। हालांकि तेल लगा हुआ कागज़ तो हमने बना लिया था, पर घिसा हुआ कांच कभी देखा ही नहीं था। आजकल देखने को मिल जाता है कभी कभी। आगे चलते हैं कि किसी पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश की मात्रा निर्भर करती है, तो प्रकाशिक माध्यम पर बिल्कुल नहीं करती है, पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करती है। पृष्ठ कैसा है, पृष्ठ खुरदुरा है या फिर बहुत चिकना है, इस पर निर्भर करती है, ठीक है। तो यही चीज़ होता है मेन मुद्दा कि किस पर निर्भर करती है। तो किसी पृष्ठ के से परावर्तित प्रकाश की मात्रा उस पृष्ठ की प्रकृति या चिकना या खुरदुरा पर निर्भर करती है, और चिकने परावर्तक पृष्ठ से खुरदरे परावर्तक पृष्ठ की अपेक्षा अधिक मात्रा में परावर्तन होता है। अब देखिए यहाँ पे जो डिटेल्स दी गई हैं, कई बार आपसे क्या पूछा जाता है, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं होगा, 2 नंबर का प्रश्न रहेगा, तो उसमें किसी पृष्ठ के परावर्तित प्रकाश की मात्रा किस पर निर्भर करती है ये पूछ लिया जाएगा। तो ये एक लंबा सा जो बना है ये लिख देना होता है, और ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, मतलब है शानदार ही चीज़, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो नीचे डिटेल्स दी जाती है वो किस लिए दी जाती हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? भैया समतल दर्पण जो फोकस दूरी है, फोकस मतलब होता है केंद्रित करना, ध्यान केंद्रित करना। जैसे आप मेरी वीडियो पर फोकस लगाते हो, ध्यान लगाते हो, भैया बात इतनी सी समझ लो, एकदम अच्छे से बात समझ लो कि अगर आप ध्यान लगाने का मतलब वो योग वो करना वाला मतलब नहीं। ध्यान लगाने का मतलब होता है एक जगह पर फोकस्ड रहना, मतलब एक चीज़ जो कर रहे हो वही करना है। वो कहते हैं ना, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अगर आप एक चीज़ पर ध्यान लगा कर रख पाते हो, निरंतर ध्यान से पढ़ पाते हो, जैसे मैं काफ़ी देर से ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, लगातार टाइमिंग चल रही है, ठीक, तो इतनी देर तक मैंने इस पर ध्यान लगा के रखा। अगर मेरा ध्यान भटक जाता तो मैं वीडियो बनाना बंद कर देता। अब जैसे आपका ध्यान भटक जाएगा तो आप पढ़ना बंद कर दोगे। तो ध्यान लगाने का मतलब होता है किसी एक चीज़ पर सधे रहना, रुके रहना, जो कमिटमेंट की है वो किए रहना। अगर कमिटमेंट की है तो निभाएंगे, वादा किया है तो निभाएंगे, पूरा करेंगे, और वादे पे खरे उतरना तो एक जगह पर ध्यान देने का मामला होता है, और फोकस करना वही ध्यान देने की बात होती है, ठीक। अब आपने देखा होगा एक प्रकार का लेंस आता है, मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। इसको जब धूप में रखते हो तो सूरज के प्रकाश की किरणों क्या करता है, एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है। अब यहाँ पे अगर आप कागज़ रखोगे तो वो जल जाता है। तो इतनी दूर के सूर्य के प्रकाश को एक जगह पर इकट्ठा करना, केंद्रित करना, फोकस करना, इसको कहते हैं फोकस करना, ठीक है। तो अब फोकस दूरी क्या होती है वो बात भी समझाते हैं। तो ये केंद्रित करने से, इतनी दूर के प्रकाश को केंद्रित करने से कागज़ जला सकते हो। तो अगर आप अपना पूरा जो भटका हुआ मन है एक जगह केंद्रित कर दो तो मतलब क्या नहीं कर सकते ये समझ लो, मतलब बहुत कुछ पालोगे। तो बात ये आ गई फोकस दूरी की। तो जैसे आपने लेंस में देखा कि वो यहाँ पे इकट्ठा हो गया प्रकाश, इतनी दूर वाला प्रकाश यहाँ पे इकट्ठा कर लिया, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस दिखाई दे रही है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास यानी कि ये जो लेंस होता है इसकी फोकस दूरी ये डिस्टेंस होती है। पर समतल दर्पण में क्या इकट्ठा कर पाता है? तो समतल दर्पण तो इकट्ठा नहीं कर पाता है। अब जब समतल दर्पण इकट्ठा नहीं कर पाता है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो उसकी फोकस दूरी होगी अनंत। क्या होगी? अनंत होगी, क्योंकि उस पर जो भी समतल दर्पण जो भी प्रकाश की किरणें आके गिरेंगी वो भाग जाएंगी, कहीं इकट्ठा ही नहीं होंगी, ठीक। तो वो अनंत होती है इसकी फोकस दूरी। ये हो गया मामला, ठीक।
तो थोड़ा बहुत ज्ञान की बातें आजकल देने लग गया हूँ। इससे क्या होता है कि मन लगा रहता है, मन लगाना बहुत ज़रूरी है भैया, थोड़ा सा मज़े करना बहुत ज़रूरी है। बहुत समय पहले मैं एक एग्ज़ाम्पल दिया करता था चिमिरखी लाल का, और चिमिरखी लाल का जो है इमेज ऐसे मैं बनाने की कोशिश करता था। अब यहाँ पे मैं अपने जो पेन है इससे तो बना नहीं पाऊँगा, तो थोड़ा सा समझेंगे, आगे बढ़ेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे। चिमिरखी लाल का हम प्रयोग ज़रूर करेंगे इस प्रश्न में। तो समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? तो भैया बात ये, चिमिरखी लाल को मान लो एक वस्तु, और चिमिरखी लाल एक समतल दर्पण के सामने खड़े हैं। कितनी डिस्टेंस पे खड़े हैं? 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे खड़े हैं। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तो इनका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ पे कहीं बनेगा, पीछे यहाँ पे कहीं बनेगा। तो यहाँ से ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगी। अब आपसे पूछ क्या रहे हैं? दर्पण मतलब ये वाला हिस्सा से प्रतिबिंब मतलब ये, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 10 है। तो आप कहेंगे 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, यही आपका सही जवाब है। कई बार क्या होता है, प्रश्न में पूछ लेता है कि वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी, तब आपको बताना होता है कि 10-10 मिला के 20। जब वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी पूछा जाए तब 10-10 मिला के 20 ऐसा बताना होता है। फिलहाल यहाँ पे पढ़ना ज़रूरी है कि वो पूछा क्या है। जो पूछा है वही जवाब दोगे तभी सही होगा। और अगर अपने मन से, अपने विचार से सोचा, मान लिया कि हो सकता है यही पूछा हो, तब तो गलत हो जाएगा, तब गलत हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना होता है। चलिए ठीक है, यहाँ पे हम काफ़ी दूर आ चुके हैं, बड़ी दूर आ गए हैं। यूं ही साथ साथ चलते, तो थोड़ा और आगे साथ साथ चलते हैं कि अब अति लघुत्तरीय प्रश्नों पे आ जाते हैं, जो कि 2 अंकों के प्रश्न होते हैं। जैसा कि हमको आपको बताया कि जितने बहुविकल्पी प्रश्न हैं वो सभी अति लघुत्तरीय प्रश्न भी हैं। ठीक, उनके जो भी विस्तार नीचे दिए गए हैं वही विस्तार उनके उत्तर के रूप में यहाँ पे ऐसे लिखे गए हैं। प्रकाश को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे प्रकाश की परिभाषा पूछ रहा है। तो प्रकाश की परिभाषा तो आपको पहले ही बताई जा चुकी है, कई बार बताए हैं, फिर से एक बार बताते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है, देखो पहले बात तो प्रकाश ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। ये हो गया प्रकाश के बारे में। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है यानी कि गिरता है, तो वह परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो ये प्रकाश के बारे में थोड़ा बहुत समझाने वाला मामला हो गया। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं कि नीचे दिए गए प्रकाश स्रोतों में से दीप्त और अदीप्त प्रकाश स्रोतों को विभेदित कीजिए। विभेदित कीजिए मतलब बांटिए। तो सूर्य कैसा है? दीप्त है कि अदीप्त है? आप कहोगे दीप्त है। दीप्त क्यों है? क्योंकि सूर्य के पास अपना खुद का प्रकाश होता है। तारे कैसा है? दीप्त हैं। चंद्रमा कैसा है? अदीप्त है, क्योंकि चंद्रमा पर सूर्य के प्रकाश की किरणें जब सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तब वह चमकता है और तब हमें उसकी वजह से प्रकाश प्राप्त होता है। और सेम यही काम दर्पण करता है, तो दर्पण भी अदीप्त है। तो दीप्त अदीप्त की परिभाषा को आपको अच्छे से समझना है और अच्छे से समझ में रखा हुआ है, तो फिर आगे बात बन जाएगी। तो ठीक है, ये तो हो गया। आगे चलते हैं। प्रकाशिक माध्यम को परिभाषित कीजिए। प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? प्रकाशिक माध्यमों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। अब प्रकाशिक माध्यमों में 3 वर्ग हैं, 3 प्रकार हैं। एक होता है पारदर्शक जिसके आर पार देखा जा सकता है, दूसरा होता है पारभाषक जिसके हल्का हल्का आर पार होता है, और एक होता है अपारदर्शक मतलब लकड़ी वगैरह जिनके आर पार देखा ही नहीं जा सकता। ठीक है, तो मामला बस इतना सा है। ओके, चलो ठीक है, जल्दी जल्दी मैं ख़त्म करूँगा। ये 7 क्वेश्चन तक हल करेंगे और इस वीडियो को यहाँ पे एंड करेंगे, ताकि अगले पेज के जो क्वेश्चंस है वो अगली वीडियो में लाएंगे, थोड़ा सा अच्छे से चलेंगे। ठीक है, निम्नलिखित माध्यमों में से पारदर्शक, पारभाषक और अपारदर्शक माध्यमों का विभेद कीजिए। वायु कैसा है? तो वायु पारदर्शक है। कांच कैसा है? कांच नहीं, वहाँ पे कहाँ पारदर्शक है। घिसा हुआ कांच कैसा है? पारभाषक है। दीवारें कैसी हैं? अपारदर्शक। दूषित जल कैसा है? अब दूषित जल जो होता है वो पारभाषक होता है, उसमें से हल्का हल्का दिखाई देता है, भरपूर नहीं दिखाई देता है, हल्का हल्का दिखाई देता है। तो वहाँ पे देख सकते हैं कि पारदर्शक, पारभाषक और अपारदर्शक लिख दिया, माध्यम लिख दिया, उसके आगे जो भी सही है वो उसमें लिख दिया। बस इतना से सिंपल सा लिखना होता है, क्योंकि लिखने का तरीका भी तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
अब देखेंगे आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है। देखो भैया, प्रकाश की किरणें मैं आपको दिखा दूँ तो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए। देखो भैया, ये हो गया परावर्तक पृष्ठ, प्रकाश की किरणें ऐसे आई, ऐसे लपक के लौट गए, ऐसे लौट गए, ठीक है। यहाँ पे अभिलंब हो गया, तो ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण है वो आपतन कोण है, और ये अभिलंब और परावर्तित किरण इन दोनों के बीच का जो कोण है वो परावर्तन कोण है। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही सेम चीज़ लिखा गया है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या लिखा गया है, ओके, हाँ, कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं। और परावर्तन कोण के लिए लिखा है कि परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच मध्य या बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, इसे आर से रिप्रेजेंट या प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न है कि परावर्तन के प्रथम एवं द्वितीय नियम को लिखिए। अच्छा, परावर्तन के नियम भी हैं, परावर्तन के नियम हैं। क्या है परावर्तन के नियम? पहला नियम है कि आपतित किरण, देखो भैया ये है परावर्तन की घटना, ये आपतित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण ये वाली, और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब ये वाला, तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं, सदैव यही सिंगल पेज पर, सिंगल पृष्ठ पर रहेंगे, ये कहना चाहते हैं। दूसरा नियम है कि आपतन कोण ये वाला और सदैव परावर्तन कोण यानी ये वाला, इन दोनों कोण क्या होते हैं, ये दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अर्थात साइन कोण आई बराबर कोण आर। अब सातवां प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण बताइए। समतल दर्पण जो होता है, मिरर होता है, इसमें क्या क्या गुण होता है वो बताना है। तो प्रश्न को उत्तर को लिखना है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण निम्नलिखित हैं। पहला नंबर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। आभासी मतलब आभासी, यहाँ पे जो दर्पण के पीछे चिमेर खिलाल का प्रतिबिंब बन रहा था वो क्या है, वो आभासी है और सीधा है। जैसे ये सीधा, ये सीधा, उल्टा कैसा होता है दिखाई देगा, एक समय आएगा जब आपको पता चल जाएगा कि सीधा और उल्टा में फ़र्क क्या होता है। अगला है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो यानी कि जितना बड़ा चिमेर खिलाल उतना बड़ा होगा चिमेर खिलाल का प्रतिबिंब। ठीक है, ये रहा प्रतिबिंब। एच ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आवश्यक न्यूनतम लंबाई h/2 होती है। इसका मतलब चिमेर खिलाल अगर इतना बड़े हैं जिनकी लंबाई h है तो इनकी आधी लंबाई इतनी बड़ी, इतना बड़ा शीशा ले लो, उसमें ये अपना पूरा चेहरा पूरा शरीर देख पाएंगे, ये ऐसा कहना चाहते हैं। अगला है, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है जितनी कि वस्तु दर्पण के आगे होती है। इसका सिंपल सा मतलब यही है कि ये समतल दर्पण है, चिमेर खिलाल सही से बन नहीं रहे हैं। चिमेर खिलाल अगर जितनी दूरी पे इधर खड़े हैं उतनी दूरी पर यहाँ पे उनका प्रतिबिंब बनेगा, बस इतना ये कहना चाहते हैं। ओके, वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर लंब होती है। तो चिमेर खिलाल की आंखें और चिमेर खिलाल के प्रतिबिंब की आंखों को ऐसे सीधे सीधे मिलाया जाए तो ये दर्पण पर 90 अंश का कोण बनाएगा, ऐसा ही कहना चाहते हैं। आंखों से हो गया, पेट से पेट का हो गया, हाथ से हाथ का हो गया, पैर से पैर का हो गया। तो ध्यान देने वाली बात है, प्रतिबिंब से जब वस्तु को मिलाने वाली रेखा खींची जाती है तो समतल दर्पण पर क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, अच्छा 8वां क्वेश्चन देख ले। अच्छा, एक क्वेश्चन बचा है, उसके बाद लघुत्तरी प्रश्न आ जाएगा, तो 8वां प्रश्न भी हम देख ही लेते हैं। तो दैनिक जीवन में विसरित परावर्तन के दो उपयोग। विसरित परावर्तन उबड़ खाबड़ वाली सतह पे जब प्रकाश की किरणें से समांतर आती हैं तो अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाती है, इसी को विसरित परावर्तन कहते हैं। तो इसके दो उपयोग यहाँ पे लिखे हैं। कमरे की खिड़की पर लगा हुआ खुरदुरा कांच सूर्य के प्रकाश का विसरित परावर्तन करता है, जो हमें ज़्यादा चकाचौंध से बचाता है। क्या होता है कि जैसे कि घर बना है, मान लेते हैं कि घर बना है, यहाँ पे खिड़की लगी है, ओके, गलत जगह घर बना दिए हैं। तो देखो मान लो ऐसा घर बना है, घर बन गया, बन जाते हैं, यहाँ पे खिड़की लगी। अगर चिकनी वाली खिड़की लगी रहेगी तो क्या है कि कोई बाहर व्यक्ति रहेगा तो चमकता रहता है। ठीक है, जैसे कहीं बाइक वाइक खड़ी रहती है तो उसके धूप में खड़ी है तो उसमें से अगर दर्पण में प्रकाश सीधा पड़ रहा है तो किसी की आंखों में कभी कभी चमकता रहता है। तो अगर खुरदुरा कांच लगाएंगे तो वो चकाचौंध, वो चमक नहीं रहेगी। ठीक है, इससे बचता है। और अखबार खुरदुरे व सस्ते कागज़ पर छापे जाते हैं जिससे
उस पर क्या पड़ने वाला प्रकाश विस्तृत परावर्तन हो सके तथा उसके छोटे छोटे अक्षरों को सुगमतापूर्वक पढ़ा जा सके। और अगर चमकीला कागज़ रहेगा तो पहले बात तो महंगा पड़ेगा, और दूसरी बात वो छोटे छोटे अक्षरों में लिखना चाहेंगे तो वो पढ़ाते नहीं बनेगा, क्योंकि चमकता रहेगा तो हर कोई पढ़ नहीं पाएगा। तो ये मामला होता है, या हर परिस्थिति में ही पढ़ पाएगा, तो ये मामला होता है। तो ये दो उपयोग होते हैं जो विस्तृत परावर्तन के उपयोग हैं। तो आई थिंक ये आप समझ गए होंगे। अब आज की इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।